सभी का समय से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फ्रीडम फ्रॉम कैंसल फाउंडेशन। सर आपकी शायद कुछ क्वेरीज़ थी, जो आप ग्रुप में पूछ रहे थे। अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो डिस्कस कर लीजिएगा। मेरी वॉइस प्रॉपर्ली आ रही है आपको? फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन। जी जी। जी सर। जी मैम। सर प्लीज आप हेल्प कर सकते हैं हाउ टू फिल सेपरेट हेड्स फॉर प्रोग्राम एंड ह्यूमन रिसोर्स। मैम कितने समय से क्लासेस ले रही हैं आप लगातार? ये तो नहीं ले रहे हैं, ये तो टाइपिंग कर रहे हैं खाली। सर नहीं मैं आपकी क्लासेस तो नहीं ले रही, एक्चुअली मैं अभी टाइपिंग ही कर रही हूँ इनका नहीं प्रपोजल मैम, ऐसे रैंडमली बता पाना मुश्किल होगा। ठीक है, जब आप अपना जो भी आपने अपना स्टाफ रखा है, स्टाफ के बारे में आप जानकारी डालते हैं, वो सेपरेट फीलिंग है। ठीक है जी, प्रोग्राम में क्या खर्चे आ रहे हैं, यानी रिकरिंग एक्सपेंसेस और स्टाफ के एक्सपेंसेस, वो अलग अलग सेपरेट करने हैं आपको इसमें। ओके 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 ठीक है जी। ओके ओके सर। बाकी किसी का प्रपोजल रेडी हुआ नहीं है शायद। आज ग्रुप में किसी का भी प्रपोजल नहीं आया है। केवल आपका फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन आपने जरूर शेयर किया था दिन में, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको जो आपकी कमियां थी वो इंडिकेट कर दी थी। एक्चुअली सर हमारा प्रपोजल जो है वो रेडी है, बट वन पॉइंट जो है अभी थोड़ा रहता था, तो अभी थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको जो है शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। 2 मिनट। कहाँ रेडी है मैम? बहुत सारी कमियां हैं अभी उसमें। नो सर, हमने जो है वो जो आपने बताया था वो सभी जो है क्लियर कर लिया था। ओके। जी जी क्योंकि उसके बाद फाइनल टोटल लगाने के बाद फिर उसका एक चार्ट भी बनाना होता है, आपको पता होगा। जी सर। जी सर जी सर। जी चलिए ठीक है। कल बनवाया ऐसी भी गलती। ठीक सर। ओके सर ओके। तो आई थिंक सो बाकी लोगों को अब सीखना नहीं है। वैष्णवी सोशल वर्क फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं बहादुरगढ़ से हूँ सर। बहादुरगढ़ से हैं आप? जी सर। और आपने संस्था 2022 में रजिस्टर की है? जी सर। ये लाइन पर वाले विकास नगर से? जी सर, न्यू सुभाष नगर लाइन पर सर। ओके 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 ओके। फिर आप मेरे कांटेक्ट में मुझे तो मैंने तो आज ध्यान दिया जब आपने ये फीलिंग करी है इसकी। जी सर। सर इसमें भी मैंने काफी सारा छोड़ दिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर। ओके। नहीं, बाकी आपने जो है बहादुरगढ़ में आप वर्किंग करते हैं, तो उसकी हाइलाइट्स भी कहीं है ही नहीं आप लोग कहीं। जी सर। कौन कौन है आपकी संस्था में? सर हमारी संस्था में मेरी वाइफ हैं, डायरेक्टर हैं, और 4-5 लोग हैं जो टीम के मेंबर हैं सर। थोड़ा सा लाउडली बोलिए सर। सर मेरी वाइफ डायरेक्टर हैं सर, ओके। और 4-5 लोग हैं जो टीम के मेंबर हैं और दिल्ली से हैं सर। वो लोग कहाँ से हैं? दिल्ली ग्रेटर कैलाश से है सर। ग्रेटर कैलाश से? जी सर। और आपकी जो वर्किंग है वो बहादुरगढ़ में ही चलती हैं? अभी न्यू दिल्ली में चल रहा है सर। जी। न्यू दिल्ली सर। अच्छा, सारे काम आपके न्यू दिल्ली में चल रहे हैं? जी सर। जी सर। बाकी संस्था का सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस आपका बहादुरगढ़ का है? जी सर। जी सर, क्योंकि मेरा वहाँ घर है तो उसका ऑफिस दिखा दिया था सर। ओके ओके ओके। बाकी सर आपने पूरा फॉर्म तो छोड़ा हुआ है इसमें? जी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया, कोशिश किया है सर। सर लगातार आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल पता होने चाहिए। आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर।
आपने सिर्फ संस्था का प्रोफाइल भरा, इसके अलावा आपने कुछ नहीं भरा, प्रोजेक्ट के नाम का आपने पी नहीं लिखा उसमें। जो एनएसएफ का फॉर्म है सर, उसमें मैंने काफी भरा हुआ है सर। जी, जो एनएसएफ का फॉर्म है सर, उसमें भी मैंने हाँ भरा हुआ। जी सर। हाँ हाँ, नरोत्तम शिक्षिया फाउंडेशन का जो फॉर्म है उसमें जी सर संस्था की डिटेल है ही कहाँ, है ही नहीं कहीं भी। आपने सिर्फ लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट में मायापुरी दिल्ली से मेरे ये लिख रखा है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 साल लिख रखा है, इसके अलावा और पूरे प्रपोजल में आपने कहीं कुछ नहीं लिखा है। लेकिन सर मैंने तो भेजा था, मेरे कंप्यूटर में भी सारा चीज आ रहा है सर, पता नहीं कैसे चला गया इसमें नहीं तो सर, बजट ओवरऑल में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट खाली है आपका, स्पेसिफिक सर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट खाली पड़ा है आपका। जी जी सर। मैंने सर कल एक बार आपसे मैं। कहा था कि जब आप इसको भेजें तो पीडीएफ में भेजिएगा, जी सर। एक बार पीडीएफ नहीं में कन्वर्ट कीजिए पहले उसको। जी सर, मैंने सारा भरा हुआ है सर, मैं अभी मैं करके भेजता हूँ सर जी। आपको। जी सर। मेरे पास अब एप्लीकेशन आई हुई है फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन की, ये कंप्लीट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, लिस्ट। जानकारी पूरी नहीं भरी है सर आपने। जी सर। प्रोजेक्ट प्रपोजल डिटेल के बाद आपने कुछ पेज खाली हैं इसमें से। पेज नंबर 3 में देखिएगा आप, अवार्ड्स या फेलोशिप जो हैं और प्रोजेक्ट प्रपोज प्रोजेक्ट डिटेल, पॉइंट नंबर 14 के बाद आपने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से हटा दिए। इसमें प्रपोजल कहीं भी है ही नहीं, ना प्रपोजल है, ना बैलेंस, ना आपकी जो है एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर। हाँ, देख रहे हैं, रखा है उसके हिसाब से बहुत नीचे है। सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका स्टेटस चेक कर रहा हूँ मैं इस समय। हाँ, अभी बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जहां भी बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस सर। जी, काफी बेहतरीन लिखा हुआ मैम आपने प्रपोजल अपना, सर बहुत ही शानदार, थैंक यू सर। ग्रेट वन, बहुत ही बेहतरीन प्रपोजल है मैम। थैंक यू सर। मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा, ग्रुप के अंदर सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से प्रपोजल आया होगा आपके पास, एक बार देखिएगा और उससे वेरीफाई कीजिएगा। Now we are discussing about the next one, Aviskar Welfare Foundation. आपने छोटी सी गलती कर दी, छोटी नहीं सर, बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने टोटल एनुअल बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पूछा हुआ था, वहां आपने शायद पूरे प्रपोजल का ही बजट डाल दिया है। एनुअल बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट नंबर 13, उसमें आपने प्रपोजल का बजट डाल दिया है पूरा, जो कि गलत है। प्रपोजल की इंफॉर्मेशन तो आपसे बाद में मांगी गई, पॉइंट नंबर 17 से। प्रपोजल की डिटेल जो आपसे मांगी गई है वो पॉइंट नंबर 17 से मांगी गई है। 17 में पॉइंट नंबर 17 चेक कीजिए आपका। पॉइंट नंबर 17 पे लिखा है ना प्रपोज प्रोजेक्ट डिटेल। जी यहाँ से सर प्रपोजल की डिटेल शुरू हुई है। इससे पहले तो संस्था की इंफॉर्मेशन मांग रखी है इन्होंने, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या है आपके, अवार्ड्स क्या हैं आपके, है ना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है संस्था का। देखिए एक संस्था का जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, टोटल एनुअल बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन, हमें प्रोजेक्ट मिले ना मिले, संस्था काम कर रही है, और रनिंग में जो वर्क होते हैं आपके संस्था का, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट बंद हो जाए, मिले चाहे ना मिले, लेकिन संस्था के अपने खर्चे होते हैं, ठीक है जी, वो आपके जो है एनुअल बजट में आ जाते हैं। वो आपका एनुअल बजट है, चाहे वो सैलरीज हुई, चाहे आपके किराया भाड़ा हुआ ऑफिस का, ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो आपके एनुअल बजट में आने चाहिए थे, टोटल एनुअल बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। आपने यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट का बजट दे दिया है। प्रोजेक्ट प्रपोजल के बजट में और इसमें अंतर करना सीखिए सर। प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन कैपिटल जो है उसको हटा देना है जी। ये 2 नंबर पॉइंट जो दिए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इसको ये नहीं ऊपर देना। वाला कॉलम आपने गलत किया है सर। ये है आपका पॉइंट नंबर 13 में जो आपने इंफॉर्मेशन दी है ना, जी सर, ये गलत दी है सर आपने। ये टोटली कर लिया या कुछ कुछ भाग सर। हाँ, पॉइंट नंबर 13 से लेकर नेक्स्ट पेज भी इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, जहाँ फोटो लगी हुई है, इतना आपने गलत दिया हुआ, ठीक है जी। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट लोकेशन, ड्यूरेशन हो गया, इनपुट्स आउटपुट्स एंड आउटकम्स हो गए, रिस्क, ठीक है जी। ये चेकलिस्ट जो कहा था ना, ये चेकलिस्ट हमें वापस यूं की टाइप करके नहीं रखनी है। चेकलिस्ट का मतलब था ये जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। काफी लोगों ने उस चेकलिस्ट को एज इट इज टाइप कर रखा, काफी लोगों ने उस चेकलिस्ट को लगा कर उसका जवाब दे रखा है, जो कि गलत है। ये बताया गया है कि जो आप प्रपोजल लिखेंगे, जो प्रपोजल की आप जानकारी देंगे, जो आप अपने ग्रांट प्रपोजल की जानकारी दे रहे हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाने चाहिए। उसके लिए चेकलिस्ट दी गई है। उसमें लास्ट में देखिए, लास्ट पॉइंट क्या हुआ, बजट नोट्स, है ना, तो इसके बाद आपको बजट बनाना था इस पे। बाकी 50% तक सही कह सकता हूं मैं इसको। आपने बस वहां गलती की, आपने बजट वहां ऊपर दे दिया, इस बजट को नीचे लेके आइएगा, किससे, चेकलिस्ट से पहले,
और चेकलिस्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर दीजिएगा इस बजट से। बात समझ गए आप? ओके सर। चेकलिस्ट वाला जो 18th कॉलम है उसको रिप्लेस कर दीजिएगा उस 13th वाले कॉलम से, जो 13th नंबर पे आपने दिया हुआ टोटल बजट के बारे में। ये नहीं समझ में आया सर। इन्वो जो है इन्वर्टिव आउटपुट जो आउटकम है उसके नीचे में जो कॉलम बना हुआ है सर आउटपुट्स और आउटकम्स क्या होता है? देखिए, आउटकम्स होते हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है जी। आउटपुट्स होते हैं जो आउटपुट आप सोच के चल रहे हैं। मैंने 10 बच्चों को 50 बच्चों को एजुकेशन देने की सोची है, ठीक है, वो मेरा आउटपुट है। आउटकम्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है बड़े बुजुर्गों के अंदर जो है शिक्षा की भावना जगे, कुछ और बच्चे बेनिफिटेड हो जाएं, उससे समाज में गंदगी सुधर जाए, है ना। ये हमारे आउटकम्स होते हैं जो डायरेक्टली, जिसे हम कहते हैं ना, एक होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी कि भाई ये लोग हमारे डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी जिनको उस काम से इनडायरेक्टली फायदा मिला है। तो ऐसे ही आउटकम्स और आउटपुट्स में अंतर सीखिए। आउटपुट का मतलब होता है जो आप एग्जैक्ट उससे रिजल्ट ले रहे हैं अपने प्रपोजल से। आउटकम्स क्या है? जो एक्सपेक्टेड हैं, हो सकता है ये भी सुधार हो जाए उससे। क्लियर है जी? और उसके नीचे का कॉलम है सर वो क्या? कॉलम है वो इनोवेटिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। कौन सा कॉलम पूछ रहे हैं सर? वही सर, यस जी, उसी के बारे में सर, जो इनोवेटिवनेस जो है, ये इनोवेटिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट ना। जी सर कल भी जब हम प्रपोजल लिख रहे थे हमने बताया था आपको इनोवेटिवनेस क्या होता है। इनोवेशन क्या होता है? खोज। इनोवेशन क्या होता है? खोज, है ना। तो इनोवेटिवनेस क्या हो गई? ऐसी कौन सी चीज है जो बड़ी अद्भुत है आपके प्रोजेक्ट में, वो डिफाइन करनी है। अलग क्या है? ओके, ठीक है जी। अलग क्या है? मैं कहूं जी मैं बच्चों को स्कूली शिक्षा देने के लिए 5वीं तक का फ्री स्कूल खोल रहा हूं, वो इनोवेटिवनेस नहीं है, क्योंकि 5वीं तक सरकारी स्कूल भी दे रहे हैं शिक्षा, है ना। मैं कहूं कि इनोवेटिवनेस उसके अंदर ये है कि हम सारी की सारी जो है टैबलेट्स पे क्लास चलाएंगे, सारी स्मार्ट क्लासेस चलेंगी हमारे यहाँ पर, ये इसकी इनोवेटिवनेस है। भाई वही काम दूसरा व्यक्ति कर रहा तो आपको प्रेफर क्यों किया जाए? आप में ऐसा इनोवेटिव क्या किया है? कुछ नया क्या कर रहे हैं आप उसके अंदर? क्लियर है जी? ओके। बाकी आज हमारे पार्टिसिपेंट सिर्फ 6 जुड़े हैं। सिर्फ किस वजह से? आधे पार्टिसिपेंट्स गायब हो गए क्योंकि उन्हें होमवर्क नहीं करना था। अब समझ जाइए आप। आधे पार्टिसिपेंट्स गायब हैं क्योंकि उनको होमवर्क नहीं करना है। चलिए जी, अब 6 के अलावा अगर कोई नया व्यक्ति अगर एंटर करता है तो प्लीज मुझे बीच में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप मतलब जो है अपने आप को अनम्यूट करके और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर कोई भी नया व्यक्ति जो है एंटर करने की कोशिश करता है तो। ओके, ठीक है जी। क्योंकि जिन लोगों को सीखना है, जो लोग सीखना नहीं चाहते, आई थिंक सो उनके लिए इतना समय देना भी गलत है हमें। चलिए जी, आज जो क्लास चलेगी वो 6 लोगों के साथ ही चलेगी। आज हम एक और प्रपोजल लिखने के बारे में बात करेंगे, और आज का हम टॉपिक लेके चलते हैं शेल्टर होम। देखा होगा काफी सारे शहरों में जो है शेल्टर होम बने होते हैं। रैन बसेरा शब्द सुना होगा आप लोगों ने, रैन बसेरा, ठीक है जी। और ये जो हम शेल्टर होम जिसके बारे में हम प्रपोजल लिखने वाले हैं, ये हम स्पेशली डिजाइन करेंगे वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। जो होमलेस वुमेन्स और चिल्ड्रन हैं, हम उनके लिए एक शेल्टर होम स्थापित करने जा रहे हैं, नाइट शेल्टर स्थापित करने जा रहे हैं। हम उसके लिए एक प्रपोजल लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को आप इमेजिन कर लीजिए कि आपकी संस्था एक नाइट शेल्टर होम खोलने जा रही है, और उसके लिए आपको एक प्रपोजल लिखना है। क्लियर हो गया सभी को? ओके, जी सर। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम काफी सारी चीजों को हमारे अंदर दिमाग में ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें हम टारगेट किस उसको कर रहे हैं, कम्युनिटी को हम टारगेट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग सड़क किनारे जो है बिस्तर डाल के सोते रहते हैं,
और स्टेशंस पे पड़े रहते हैं, है ना, स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसी ऐसी जगहों पर कुछ जो होते हैं लोग वो पड़े रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वर्किंग चिल्ड्रन भी होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन भी होते हैं, भिखारी भी होते हैं, है ना, कूड़ा उठाने वाले भी होते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर भी होते हैं, जो लोग कहीं झाड़ी मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, ठीक है, वो शाम को अपना खा पी के कहीं भी स्टेशन पे और लेट के अपनी रात गुजार ली। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे हो या महिला हो, इनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। कई बार इन्हें किसी प्रकार के जो है टीजिंग का सामना करना पड़ता है, कई बार इनके साथ जो है किसी प्रकार की ह्यूमिलेशन हो जाती है, कई बार इनके साथ जो है किसी प्रकार की गलत हरकत कोई कर दे। अब किसी का भी जुड़ना अलाउ नहीं होगा। ओप्पो A5 प्लस। सर अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? ओप्पो A5, आपका नाम सर? हेलो जो अभी जुड़े, हाँ जी, नाम बताइए सर, आपका क्या है? सर, ऑन फाउंडेशन। सर होमवर्क कहाँ है आपका? सर किया हूँ, लेकिन वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है सर। कोई नहीं सर, कल जुड़िएगा आप। चलिए जी, अब हमने क्या किया, उस कम्युनिटी को टारगेट किया, ठीक है, जिसके अंदर हमने वुमेन्स और चिल्ड्रंस को हम फोकस कर रहे हैं कि इन महिलाओं और इन बच्चों को अगर हम एक पर्टिकुलर जगह पर बसेरा अगर हम प्रोवाइड करते हैं, रात में हम रुकने की व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं, तो ये काफ़ी लाभकारी हो सकता है समाज के लिए। साथ ही साथ अब ऑब्वियस सी बात है, हम रैन बसेरा का इंतजाम कर रहे हैं, तो हमें एक रसोईया भी चाहिए होगा, हो सकता है कोई उनमें से भूखा हो, है ना। तो इस प्रकार हमें इस पूरा कंसेप्ट को अपने दिमाग में जो है तैयार कर लेना होता है। प्रपोजल जब भी हम लिखें, प्रपोजल लिखने से पहले जो हमारा काम होता है वो होता है सर्वे का। कई बार बताया गया है और कई बार मैंने आपको बताया भी है, जब भी आप अबाउट प्रोजेक्ट लिखते हैं, अपना जो कॉलम होता है अबाउट प्रोजेक्ट का, कोशिश कीजिए उसके अंदर जो भी आप लिख रहे हों वो आपके सर्वे पर बेस्ड हो, जो आपने सर्वे किया है उस पर्टिकुलर सर्वे पर बेस्ड हो। मैं वैसे ही एक तीर तुक्का मार दूं, मेरे यहाँ पर जो है बहादुरगढ़ में 500 लोग बेरोजगार बेघर हैं, वो रातों में सड़कों पर सोते हैं, आई थिंक सो दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत होगा। क्योंकि क्या होता है कि हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया गया है। सामाजिक न्याय विभाग जो है वो भी एक डिपार्टमेंट है और इसका दफ्तर जो है हर जिले के अंदर होता है, और सरकार के पास हर एक व्यक्ति की एक पर्टिकुलर रिपोर्ट होती है, किस एरिया में कितने भिखारी हैं, किस एरिया में कितने चोर हैं, है ना। बहुत सारा डाटा होता है जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ऐसे में आपके द्वारा कोई भी गलत इंफॉर्मेशन तुरंत ध्यान अट्रैक्ट कर लेती है उस फंडिंग एजेंसी का या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, और ऐसे में प्रोजेक्ट गया आपका साइड में, ठीक है जी। वो संबंधित एजेंसी या वो संबंधित विभाग जो है एक रिपोर्ट पेश कर देता है, एक आरटीआई लगा देता है उस संबंधित मंत्रालय या उस संबंधित विभाग को कि भाई आपके एरिया में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है। अब उन्होंने जो जानकारी दी उस जानकारी के हिसाब से और आपके द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से उनमें हो जाती है तालमेल खराब, क्योंकि डिपार्टमेंट लिख के दे रहा है कि 200-250 लोग हैं, आपने सीधा सीधा प्रपोजल में 500 लोग लिख के दिया हुआ है। दैट मीन्स कि गलत जानकारी देने के लिए आपको कभी भी पनिश किया जा सकता है, आपके ऊपर ऑफेंस जो है पर्टिकुलर ऑफेंसेस के अंदर जो है धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। और मैंने प्रैक्टिकली ऐसी संस्थाएं देखी हैं जिनके साथ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं। इसलिए याद रखिएगा, अगर आप अपनी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन टैग करते हैं तो उसका खामियाजा बहुत लंबा हो सकता है, बशर्ते जब तक आप नहीं पकड़े जा रहे हैं। जिस दिन आप पकड़े गए गलत इंफॉर्मेशन देते हुए, यकीन मानिए कि बहुत सी दिक्कतों का फिर आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप जब अबाउट प्रोजेक्ट वाला जो कॉलम लिखते हैं उसके अंदर कोशिश कीजिए कि आपका एक सर्वे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सर्वे करने के लिए हमें पूरे जिले में मोहल्ले में घूमना पड़ेगा, नहीं। वहां हम क्या करते हैं, मान लीजिए अब मुझे एक अपने ये जो कस्बा है बहादुरगढ़, हरियाणा का जो कस्बा है, मैं इसकी अगर बात करूं तो मुझे इसका सर्वे कैसे करना होगा।
इस पूरे शहर को मैं 4 हिस्सों में बांटूंगा। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। उन चारों हिस्सों में, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन चारों हिस्सों में मैं एक वॉलंटियर की जिम्मेवारी लगाऊंगा। भाई 2 दिन तुझे घूमना है और दोनों रातों में घूम के आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर कि लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर सड़कों पे लेटे हुए हैं, स्टेशन पे लेटे हुए हैं। अगर आपके एरिया में स्टेशन आ रहा है तो आप स्टेशन को सर्च करेंगे। आपके एरिया में अगर आपके लोकेशन जो मैंने आपको हैंड ओवर की उसके अंदर बस स्टैंड आ रहा है तो आप बस स्टैंड को सर्च आउट करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि जिसकी हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बांटा तो हमारा जो स्टेशन वाला एरिया है वो ईस्ट वाले के पास, तो ईस्ट वाला उसकी जिम्मेवारी है उसकी, वेस्ट वाला वहां नहीं जाएगा। वेस्ट वाले की जिम्मेवारी अपने वेस्ट एरियाज की, है ना। तो उसके अंदर वेस्ट एरिया में हो सकता है कोई पार्क हो जहां लोग सो जाते हो ऐसे रात में, सड़क किनारे सो जाते हो, फुटपाथ पे सो जाते हो, वट। ठीक है, तो हमने उन 4 लोगों की जिम्मेवारी वहां लगाई। वहां लगाने के बाद अब आसपास के जो गांव पड़ते हैं, मैंने हर एक गांव से एक प्रतिनिधि को मनोनीत किया और उसकी जिम्मेवारी लगाई। भाई आप एक बार जो है रफली कैलकुलेशन करके मुझे बताइए, एक बार लोगों से बात कीजिए आपके एरिया में और आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए भाई कितने लोग ऐसे हैं जो रात को बेघर रहते हैं। आप मेरे पास जो है तीसरे दिन लगभग लगभग जो है 15 मैंने गांव के लोग तैयार किए थे और 4 मेरे जो है शहर के, मैंने जिन 4 हिस्सों में शहर को बांटा था, इन 19 लोगों ने मुझे एक सर्वे रिपोर्ट प्रोवाइड की। उसके मुताबिक मेरा जो रिजल्ट आया उसमें मेरे पास ये मुझे पता लगा कि लगभग लगभग 200 से लेकर 250 लोग रात में बेरोजगार या बेघर, सॉरी, बेघर होकर जो है सोते हैं। दैट मीन्स कि जब मैं अपना वो सर्वे रिपोर्ट लिखूंगा अबाउट प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं इस कहानी को एज इट इज लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू ए सर्वे कंडक्टेड बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डेट दिस टू दिस, यानी कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में किए गए सर्वे के अंतर्गत, जिसमें हमने 17 प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया था और उनके द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट के आधार पर, उनके द्वारा जमा की गई रिपोर्ट के आधार पर। और वो रिपोर्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फोन से टैली कर लिया, आप जब उस लास्ट दिन उनको बुलाएंगे तो उनसे लिखित रूप से जमा करवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे में आंकड़े में कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो ना वो दिक्कत में आए ना आप दिक्कत में आए। उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, दोज आर द वॉलंटियर्स, वो वॉलंटियर है, उन्होंने अपनी समस्या आपको आंकड़ा दिया, लेकिन आपने कोई भी गलत आंकड़ा सरकार के सामने नहीं रखा है या फंडिंग एजेंसी के सामने नहीं रखा है। उसके लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए ना। तो जब आप उनकी मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के अंदर आप अपना जो जनरली हम मीटिंग करते हैं तो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसमें आप बकायदा उस चीज को मेंशन करेंगे, भाई फलाने व्यक्ति द्वारा इतने लोगों की जानकारी दी गई, फलाने व्यक्ति द्वारा इतने लोगों की, और लास्ट में उनसे साइन ले रखा आपने। तो ऐसे में आपके पास एक प्रूफ होता है कि दैट यू आर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम ऑन योर सर्वे बेस्ड। आप अपने सर्वे के बेस पर जो है सारी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप यूं ही हवा में तीर नहीं मार रहे हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब भी हम कोई प्रपोजल लिखते हैं। तो अबाउट द प्रोजेक्ट के जब कॉलम आता है तो इस चीज का हमें बखूबी रूप से ध्यान रखना है। चलिए जी, आ जाते हैं अपने प्रपोजल की ओर। मैंने आपको बताया कि आज हम जिस प्रपोजल के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है अपनी एक टेबल तैयार करने का, जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, है ना, कौन कॉन्टेक्ट पर्सन रहेगा, उसका डेजिग्नेशन क्या रहेगा, और हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल क्या रहेगा। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? नाइट शेल्टर फॉर होमलेस वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो बेघर महिलाओं और बच्चों के लिए हम एक नाइट शेल्टर खोलने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा ये प्रपोजल है। चलिए जी, अब तैयार करते हैं अपने प्रपोजल को, हम आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूं। देखिए, ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हम लोग बिना जो है उसको जस्टिफाई किए हम भेज देते हैं, वो गलत है। जब भी आप अपनी कोई जानकारी भेजें उसको जस्टिफाई कीजिए। अब यहाँ पर हमारा जो 3 मेन पॉइंट रहेंगे जिसको हमें डिस्क्राइब करना रहेगा वो क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड रहेगा हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या है संस्था का, नॉट द प्रोजेक्ट, है ना। संस्था का मिशन स्टेटमेंट क्या है, संस्था के इम्प्लीमेंटेड या अंडर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, संस्था के इन प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है और कौन से प्रोजेक्ट अभी चला रही है। फिर बात आती है किसकी? द प्रोजेक्ट। अब आप लिखेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। अब प्रोजेक्ट के बारे में क्या लिखेंगे आप और कैसे लिखेंगे?
हमने जो भी एरिया ऑप्ट किया उस एरिया की संबंधित डेमोग्राफिक जो कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से हम अपना कोई भी आंकड़ा यहाँ पर जो है पेश कर देते हैं। मैं एक बार जो है कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे हमने क्या किया, हमने ये प्रोजेक्ट, मैं जब ड्राइव कर रहा था इस प्रोजेक्ट को, तो मुझे ये जो है मुंबई की किसी संस्था के लिए लिखना है। तो हमने क्या लिखा, भाई मुंबई जो है ड्रीम सिटी कहलाती है ना, और बहुत सारी जगहों से लोग यहाँ पर रहने रुकने के लिए आते हैं, ग्लैमर है इसकी दुनिया में, है ना। मुंबई हैज ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ होमलेस इंक्लूडिंग स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन। फिर हमने कहाँ लेके गए हम पॉइंट को, वहीं पर जहां हमें इसको लेके जाना है कि मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो होमलेस रहती है, जिसके अंदर स्ट्रीट वर्किंग चिल्ड्रंस या स्ट्रीट चिल्ड्रंस भी हैं, बेगर्स भी हैं, कूड़ा उठाने वाले रैक पिकर्स भी हैं, डेली वेजर्स भी हैं, यानी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं, रोज झाड़ी मजदूरी से हम बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हैं, हैंड कार्ट यानी कि जो रिक्शा चालक या बग्गी वगैरह चलाने वाले जो लोग होते हैं, रिक्शा खींचने वाले, लोडर अपलोडर जो होते हैं, इस प्रकार के लोग भी इसमें शामिल हैं। द होमलेस हैव टू एनकाउंटर मैनी प्रॉब्लम्स। इन होमलेस लोगों को काफी सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, लाइक रेन्स, है ना, मानसून के दौरान बारिश में भीगना, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, ठीक है, रात में अचानक जो है तापमान का गिर जाना, है ना, सर्दियों के महीने में, हरेसमेंट बाय लोकल पुलिस, लोकल पुलिस वाले आएंगे तो वो लात मार के इनको उठाएंगे, देखा होगा आपने, आई थिंक सो, है ना। तो हरेसमेंट बाय लोकल स्टेशन पे देखा होगा आपने, ठीक है। थ्रेट्स, धमकी मिलना या रेप होने जैसी कुछ गलती मतलब जो है गलत संभावनाएं भी यहाँ पर इंक्लूड हैं। रेप एंड मोलेस्टेशन ऑफ वोमेन, महिलाओं के साथ रेप या इस प्रकार की कोई हरकत किया जाना, वो उसकी भी संभावनाएं हैं। चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट बॉयज प्रॉब्लिंग एंड हरेसिंग पासर बाय एट नाइट, जो वहां से गुजरने वाले लोग होते हैं वो इनके साथ, बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ जो है किसी प्रकार की हरकत कर देते हैं, उनको हरेस करते हैं, उनको परेशान करते हैं, है ना। थेफ्ट्स आर द कॉमन होमलेस, thefts are the common problem as the homeless have no safe place। अब जो ये जो लोग होते हैं इनके पास वैसे भी कोई जगह तो होती नहीं है पर्टिकुलर जहां ये अपना सामान रख सकें, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है इनकी। एक मिनट रुकिएगा, नए पार्टिसिपेंट्स कौन जुड़े हैं अभी यहाँ पर? हमारी क्लास 6 पार्टिसिपेंट्स के साथ चल रही थी। हेलो हेलो, जी हाँ सर, प्रेमा सर। मैम, होमवर्क कहाँ है आपका? हाँ सर। मैम, होमवर्क कहाँ है आपका? प्रेमा चौधरी जी। हाँ सर, हमको एक दिन टाइम दे दीजिए सर, इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, मैं गांव पे है इधर सर। जी इधर नेटवर्क इश्यू है सर इधर। मैम, नेटवर्क की जरूरत ही नहीं थी, वो तो टाइप करना था। सर पीसी सभी घर पे ही सर, मैं गांव को आ गया। नहीं, आज की क्लास में मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा आपको, बिना होमवर्क के अलाउ नहीं कर रहा मैं। और कौन जुड़े हैं अभी? जी दादा। सत्य संकल्प सर, होमवर्क। हाँ दादा, थोड़ा क्या है, हमारे स्टूडेंट का औचक सर एक दिन नुकसान होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमें शायद अकल आए। आज अलाउ नहीं करूंगा सर मैं बिल्कुल भी। कल से जुड़िएगा आप। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर न्यू पार्टिसिपेंट सेंटर होता है तो बिल्कुल मुझे आप तत्काल रूप से इन्फॉर्म कीजिए। अब हमने क्या किया कि उनके पास, देखिए, अब चोरी जो है बड़ी कॉमन चीज है, क्योंकि उनके पास अपने सामान, जो उनका पैसा है, चाहे उन्होंने जो है कूड़ा बेचकर कमाया हो, है ना, या झाड़ी मजदूरी करके कमाया, तो उनके साथ चोरी हो जाना, उनका सामान निकालना, ये एक बड़ी कॉमन सी चीज है ना। रिस्क ऑफ रोड एक्सीडेंट इज हाई। अब ऐसे में जो है अगर स्पीडी व्हीकल्स आते हैं तो ऐसे में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी कि जो ड्रंक ड्राइवर होते हैं वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देते हैं, है ना। हिट एंड रन केस आपने सुने ही होंगे बहुत सारे। तो इस प्रकार के रोड एक्सीडेंट की जो संभावनाएं वो बढ़ जाती हैं। तो आपने क्या है, इसके बारे में यहाँ पर ड्राइव कर दिया। वुमेन्स आर द मोस्ट वल्नरेबल अमॉन्ग स्ट्रीट डेवल्स। ये जो घुमक्कड़ होते हैं इनके अंदर महिलाओं
कि जो है मतलब महिलाओं को थोड़ा सा विशेष वो दिया जाता है कि नेक्स्ट टू देम आर चिल्ड्रन, पहले महिलाएं और फिर बच्चे, है ना। तो इसके अंदर जो है कई बार इनमें से जो है महिलाएं या बच्चे जो है मेंटली इल भी होते हैं, है ना, मानसिक रूप से बीमार होते हैं। होमलेस चिल्ड्रन सेंस मैनी एनी फैमिली सपोर्ट ऑफन फॉल इजी प्रे टू डिजीज बिकॉज ऑफ प्योर हाइजीनिक कंडीशन। कई बार जो है ये बच्चे फैमिली ड्रॉप होते हैं या फैमिली का इन्हें सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि जो है इनको हाइजीनिक इनकी कंडीशन जो है पुअर होती है, इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होता ही नहीं होमलेस बच्चों के पास। तो ऐसे में कमजोर भी हो सकते हैं, ऐसे में ये बीमार भी हो सकते हैं, ऐसे में ये जो है मेंटली एक तरीके से आप रिटायर्ड कह सकते हैं, आप एक कह सकते हैं भाई दिमागी रूप से अस्वस्थ मिल सकते हैं आपको ये लोग। जितने भी ऐसे लोग मिलेंगे वंडरिंग आपको घूमते हुए, वो आपको ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त ही मिलेंगे मोस्टली केसेस में, ठीक है जी। बाकी जो स्ट्रीट वॉकर्स हैं, स्ट्रीट हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, रैग पिकर्स हैं, ठीक है, बेगर्स हैं, तो ये जनरल रूप से ठीक होते हैं, सिर्फ अपनी कंडीशंस की वजह से भीख मांग रहे होते हैं, अपनी कंडीशंस की वजह से जो है कूड़ा चुग रहे होते हैं, अपनी कंडीशंस की वजह से जो है ये रिक्शा या वो चीजें खींच रहे होते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसके बारे में एक योजना बनानी स्टार्ट की। ऑर्गेनाइजेशन ने इन वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए नाइट शेल्टर की अलग से एक व्यवस्था स्टार्ट की है बोरीवली मुंबई में, जिसके लिए 3000 स्क्वायर फीट का एक एरिया हमने जो है ऑप्ट किया है ना, जिसके अंदर हम 70 लोगों को एक टाइम में हम कैपेबल हैं अकोमोडेशन देने के लिए, ठीक है जी। सितंबर 2005 में हमने इसको बनाया। वटेवर जो भी इसकी कंडीशन थी आप बना रहे हैं, ध्यान रखिए मैंने आपको बताया था जो भी प्रोजेक्ट आप लगाते हैं वो आपका एज्यूम प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए कि हम सोच रहे हैं ऐसा करना, नहीं, वो आपका रनिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो रनिंग में आप क्या कर रहे हैं, आपने टेंट की व्यवस्थाएं कर रखी है। कई बार आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पहले शेल्टर होम जो बनते थे वो टेंट के अंदर चलते थे, जिन्हें हम जो है रात्रि क्या बोलते हैं उनको, रैन बसेरा। तो रैन बसेरा जो है वो पक्के टेंटों में जो है कंडक्ट किए जाते थे। तो आपने अगर ऐसी कोई व्यवस्था टेम्परेरी कर रखी है या ऑलरेडी आपके पास बिल्डिंग में कोई ऐसी जगह थी आपने वहां पर कर रखी, तो उसके बारे में आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। मैंने यहाँ पर जो है जो एप्लीकेबल एजेंसी है उसके हिसाब से इसमें जानकारी फिल कर दी है। भाई उनके पास 3000 स्क्वायर फीट का एक एरिया है, कंस्ट्रक्टेड है, 2005 में वो बना चुके थे, और वहाँ पर जो है दिन पर दिन जो है इस प्रकार के नंबर ऑफ इनमेट्स जो हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप परमानेंट को स्टे दे रहे हैं, सिर्फ रात में रुकने आते हैं लोग, तो वो जो है आपकी जो है लोगों की संख्या घटती बढ़ रही है, ठीक है। और अब ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लान कर रही है वॉलंटियर जो है फंडिंग एजेंसीज को, जो कि सालाना उसकी कॉस्ट को बियर कर सकें, जो सालाना खर्चे हैं उसके, उसको उसमें हेल्प कर सकें। तो उसके लिए नाइट शेल्टर जो महिलाओं और बच्चों के लिए खोला गया है, ठीक है जी। जो भी लोग फ्लाईओवर, रेलवे प्लेटफॉर्म, पार्क इत्यादि में सोते थे वो वहां ना सोकर अगर यहाँ सोना चाहें उनके लिए जो है ये व्यवस्था कर दी गई है। इसके अंदर जो है 3 डॉर्मेट्री आपने दे रखी है, किचन दे रखा है ना, जिसके जो मतलब पका पकाया वहाँ पर भोजन मिल जाता है। एक कैंटीन आपने दे रखी है, एक ऑफिस रूम, एक टॉयलेट, बाथरूम वगैरह उस बिल्डिंग के अंदर अवेलेबल हैं। अब आप अपने इनमेट्स को क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही हैं। देखिए वहाँ पर हमने क्या क्या लगा रखा है, हमने वहाँ पर लगा रखा है बेडिंग फैसिलिटी, है ना, चटाइयाँ हैं, बेडशीट है, बेडिंग पिलोज, ब्लैंकेट, है ना, कंबल, तकिया वगैरह, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था दे रखी है आपने। आपने ड्रिंकिंग फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी की व्यवस्था कर रखी है, आपने रूम कूलर लगा रखा है, आपने एक टेलीविजन का सेट दे रखा है। इसके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है रात को लोग आके रुकेंगे, बाई चांस खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, तो आपने क्या लिखा कि भाई 2 डॉक्टर हमारे यहाँ पर शेल्टर को जो है ट्वाइस ए वीक जो है हफ्ते में 2 बार जो है घूमने आते हैं, उसका दौरा करने आएंगे, है ना, और उनको जो भी जरूरत रहेगी हेल्थ से संबंधित उसका रिजॉल्व करेंगे वो लोग, है ना। पूरे साल खुला रहता है आपका, टाइमिंग जो है थ्रू आउट द ईयर आपका जो है ओपन रहता है नाइट शेल्टर, और इसकी जो वर्किंग स्टार्ट होती है वो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक की रहती है। ये आपने अपना इसके बारे में बता दिया। अब संस्था क्या करेगी, हर इनमेट से 5 रुपए प्रति रात्रि का जो है शुल्क एक लिया करेगी, है ना। वो क्यों ले रही है, द रेशनेबल बिहाइंड इट टू डेवलप
in the inmate a sense of pride as their direct participation in the operation of these facilities. यानी कि उनको कहीं भी ऐसा ना लगे कि वो जो है फ्री में इन चीजों संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, है ना। उनके अंदर एक गर्व की भावना हो कि इस योजना के अंदर उनका भी एक अंश लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, एक फ्री की चीज को खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्री के चक्कर में कुछ गैर सामाजिक तत्व भी आ सकते हैं वहां, है ना। और महिलाओं और बच्चों के लिए जब हम कर रहे हैं तो एक उनके अंदर प्रेस्टीज की भावना भी रहनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने एक प्लान डाल दिया। भाई संस्था जो है, इसे क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था जब प्रपोजल हम लिखते हैं तो उसके अंदर बताया था इनिशियल फंडिंग, एक शब्द हमने आपको दिया था इनिशियल फंडिंग का, है ना। तो ये संस्था की जो इनिशियल फंडिंग होता है उसके लिए बहुत जरूरी होता है ना। द इनमेट्स ऑफ द नाइट शेल्टर विल बी अलाउड टू पार्ट एंड टेक ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन द किचन, यानी कि जो इनमेट्स रहेंगे, ठीक है, उनको आप 5 रुपए पर प्लेट के हिसाब से उनको भोजन की आप व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है जी। 1 साल के बाद आप जो है उनसे एक 5 रुपए का चार्ज कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। मंथली मीटिंग्स होंगी इनमेट्स के साथ, जो कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आप रिजॉल्व करेंगे। भाई आप काउंसलिंग भी करेंगे लोगों की, वो क्यों घर छोड़ के रहते हैं, उनका अपना कोई है कि नहीं है ना, क्यों इस कारण से वो शेल्टर होम में आते हैं। तो उसके लिए आप मंथली मीटिंग्स भी अरेंज करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करेंगे, है ना। एक रजिस्टर आप मेंटेन करेंगे जिसमें डेली का रिकॉर्ड रजिस्टर जो है रहेगा वो आपका, जिसमें आप उसका पूरा डिटेल मेंशन करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि भाई डेली कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, है ना। ये सारी योजनाएं जो हमने अपने दिमाग में लिखी, ठीक है, उन्हें हमें अपने शब्दों में यहाँ पर डाल देना है। इनमेट्स को जो है अपने बिलोंगिंग्स, उनका जो सामान है वो रखने के लिए लॉकर प्रोवाइड किया जाएगा ऑन डिमांड। माफी चाहूंगा डिस्टरबेंस के लिए। जी, मेरी वॉइस आ रही है, एक बार मुझे बता दीजिएगा प्लीज। क्या मेरी वॉइस आप सुन पा रहे हैं? यस सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम बात कर रहे थे भाई, रजिस्टर मेंटेन कर लिया जाएगा, ठीक है जी, और उनको लॉकर की सुविधा प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके लिए हम एक सेपरेट रजिस्टर का यूज करेंगे, है ना, जिसमें व्यक्ति ने क्या अपना सामान जमा किया है उसके अगेंस्ट हम एक रिसिप्ट प्रोवाइड कर देंगे, है ना। और जब भी वो रिसिप्ट दिखाएंगे उसके बिहाफ पर उसका जो है सामान उसको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो ड्रग एडिक्ट है, एल्कोहलिस्ट है, सेक्सुअली एक्टिव पर्सन्स हैं, ठीक है जी, उनकी जो है एक विजिलेंस भी हो जाएगी, है ना। जो लोग ऐसी गंदी हरकतों में इन्वॉल्व हैं उनकी भी विजिलेंस हो जाएगी, ऐसा ना हो उनके पास कोई गलत सामान हो जिसको वो वहां पर रख रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में जो जो चीजें आई एक नाइट शेल्टर होम जब हम चलाने वाले होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में सारी जानकारियां, जो जी चीज हमारे दिमाग में आती है वो सारी चीजें हमें जो है अपने शब्दों में यहाँ पर उकेर देनी है, ठीक है जी। उनके साथ जो है इस प्रकार के वार्तालाप या सेशंस जो है अरेंज किए जाएंगे, जिसके अंदर उनको HIV या एड्स, है ना, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस है उनके बारे में जो है जानकारी उनको दी जाएगी, है ना। ऑल इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट वुड बी रिपोर्टेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। कई बार क्या होता है ऐसे नाइट शेल्टर में इस प्रकार की हरकतें भी हो जाती हैं, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जो है वो डिस्कस की जाएंगी, उनकी रिपोर्टिंग वहाँ की जाएगी, ठीक है जी। ये सारी जानकारियां जो आपने अपने प्रपोजल के बारे में दी, ये आपको उन्हीं शब्दों में, जिन शब्दों में आप उसको चलाना चाह रहे हैं, जिन शब्दों में आपने उसको मेंटेन करना चाहा है, पर्टिकुलर उन्हीं शब्दों में आपको जो है वो सारी जानकारी यहाँ पर डिस्क्लोज कर देनी है ना। उसके बाद क्या होगा, विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट वालों का क्या होगा, उनको प्रियर कंसेंट दिया जाएगा और उनके इंसिडेंट को जो है पुलिस को रेफर किया जाएगा, है ना।
स्टाफ के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन will also tie up with NGOs working on legal issues। अब हमारी संस्थान क्या करेगी, कुछ ऐसी संस्थाओं से भी टाई अप करेगी जो लीगल इश्यूज में वर्क कर रहे हों, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे या सेक्सुअल हैरेसमेंट इन चीजों पे वर्क कर रहे हों। साथ ही साथ मान लीजिए हमें कोई ये नशा मुक्ति वाले जो केंद्र चला रहे हैं उनसे हम टाई अप करेंगे। तो हमने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर आपको एक चीज दिखाई थी कि एफिलिएशंस एंड पार्टनरशिप। तो अगर आप अपने प्रपोजल के अंदर एफिलिएशन और पार्टनरशिप को दर्शाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। मैंने जैसा कि कई बार बताया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका अच्छा टाई अप है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका अच्छा लिंकअप है, तो आप जब भी कोई प्रपोजल लिखें, कोशिश कीजिए आप अपने प्रपोजल में उस संस्थान को, आपकी जो मित्र साथी संस्था है, उसको भी इन्वॉल्व कीजिए। इससे क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट का वजन बढ़ता है और फंडिंग एजेंसी के दिमाग में आपके प्रति एक बड़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है उसके माइंड में कि भाई आप अकेले नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस और जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जो फंड्स हैं उनका यूटिलाइजेशन जो है बड़ा क्लियर होगा। यानी कि आप लोग जो फंड्स यूज करेंगे या आपको अगर वो संस्था जो है फंड देती है, वो फंडिंग एजेंसी अगर फंड देती है तो उसका फंड सिक्योर है, क्योंकि वहां पर फैसला लेने वाली या काम करने वाली कोई निजी संस्था केवल एक नहीं है, वहां पर एक दो संस्थाओं के साथ उन्होंने समावेश किया हुआ है, कुछ और संस्थाएं जो इनकी वर्किंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो पार्टनरशिपिंग या हम इसको कहते हैं एफिलिएशन, ये हमारे प्रपोजल में एक नई जान फूंक देता है। एक तरीके से ये हमारी गारंटी हो जाती है। याद रखिएगा, अगर हम अपने प्रपोजल में किसी प्रकार का जो है टाई अप दिखाते हैं या हम किसी प्रकार की जो है एफिलिएशन दिखाते हैं, काफी लोग जो है अपने प्रोजेक्ट लिखते हैं, जैसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध जो संस्थाएं हैं वो अपने प्रपोजल में बकायदा लिखती हैं कि वी आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट विद एफिलिएशन ऑफ नेशनल एनजीओ फेडरेशन, है ना। हम इस प्रोजेक्ट में जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्धता के साथ काम करेंगे, जिससे कि वहां से संबद्ध कोई भी संस्था किसी भी रूप में हमें अपना सहयोग प्रदान कर देगी, या हम वहां से संबद्ध इस प्रकार के काम करने वाली संस्थाओं से हम डायरेक्टली महासंघ के माध्यम से हेल्प ले लेंगे। तो इसमें एक अपना एक वजूद खड़ा होता है, आपकी एक तरीके से मान के चलिए कि आपकी वो गारंटी हो जाती है। ठीक है जी। तो अगर आपको जहां भी मौका मिले इस ऐसी कुछ भी चीजों को इन्वॉल्व करने का, तो उससे बिल्कुल मत चूकिएगा, है ना। अब हमने क्या किया, उसकी पुलिस कंप्लेंट वगैरह दे दी जो भी है, या हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप रखेंगे, उनसे भी हम इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अगर हमारे डॉक्टर्स को लगता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी इनमेट जो है जो हमारे यहाँ पर ठहरा हुआ है, वो किसी प्रकार के जो है डिजीज से जो है सफर है, मतलब जो है किसी प्रकार का वो रोगग्रस्त है। एसटीडी क्या होते हैं, ऐसे रोग जो एक दूसरे में ट्रांसमिट हो सकते हो। ठीक है जी। हम अगर उसकी बात करते हैं अपने मेडिकल लैंग्वेज की, तो उसमें एसटीडी जो बीमारियां होती हैं जिनको एसटीडी डिजीज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, ये वो डिजीज होते हैं जो एक दूसरे में ट्रांसमिट हो सकते हो, है ना, ट्रांसमिट डिजीजेस। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो इन सब चीजों से जो है ग्रसित हैं, उनको जो है वॉलंटरी काउंसलिंग दी जाएगी, टेस्टिंग सेंटर पे भेजा जाएगा, वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, है ना, जिनसे आपने टाई अप कर रखा हो, जो इस प्रकार के HIV एड्स से संबंधित चेकअप करते होंगे, है ना। और लाइकवाइज ए पर्सन सस्पेक्टेड टू बी ए ड्रग एडिक्ट, मान लीजिए अगर आपका कोई पर्सन जो है वो ड्रग एडिक्ट है, एल्कोहलिक है, वुड बी रेफर्ड टू ए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। उसको कहाँ रेफर कर देंगे आप, एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में, है ना, विद विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए टाई अप, जिसके साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टाई अप होगा। द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट वुड बी बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब उसमें देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपने इस संस्था के साथ टाई अप तो कर रखा है, लेकिन उसमें एक कॉस्ट भी लगती है, तो वो कौन उठाएगी, आपकी संस्था उठाएगी। तो ऐसे में आपकी बजट के अंदर वो चीजें और बढ़ जाएंगी। मेंटली इल वुमेन्स या मेंटली इल जो इनमेट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट के मेंटल हॉस्पिटल में जो है रेफर कर दिया जाएगा, उनके ट्रीटमेंट और उनके केस को जो है फॉलो अप किया जाएगा, है ना। तो ये आपकी सारी वर्किंग्स होंगी, क्योंकि जब आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अपने शेल्टर होम में जब आप एडमिशन देंगे, तो आप उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल तो करेंगे सही, कहीं वो नशेड़ी तो नहीं है, उसने नशा तो नहीं कर रखा है ना, कहीं उसके कोई घाव तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं, कहीं वो बीमार तो नहीं है। और आप जो है वीकली अगर सुविधा दे रहे हैं, वीकली आप 2 विजिट भी डॉक्टर की दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर
अगर किसी व्यक्ति को अपनी बीमारी नहीं पता तो उस बीमारी का बारे में आपको पता लग जाएगा। अब अगर वो मेंटली इल है तो मेंटल हॉस्पिटल रेफर कर दिया, अगर वो ड्रग एडिक्टेड है तो उसको आपने डी एडिक्शन सेंटर भेज दिया, अगर उसके साथ जो है किसी प्रकार की जो है किसी प्रकार का जो है फैलने वाला रोग है, उसके अंदर एसटीडी डिजीज है, तो उसको आपने वॉलंटरी जो है वॉलंटरी काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर टेस्टिंग सेंटर भेज दिया। किसी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट या कुछ भी हुई है तो उसमें आपने पुलिस की हेल्प ले ली और उसके माध्यम से उसको रिजॉल्व किया। तो ये आपकी सारी वर्किंग्स के अंदर आता है। जब भी हम एक शेल्टर होम चलाते हैं, नाइट शेल्टर होम चलाते हैं, ये सारी चीजें हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाती हैं। तो हमने क्या क्या करा, इन लोगों को जहां जहां पर हमने टाई अप किया वहां वहां पर हमने इनको जो है शिफ्ट ऑन कर दिया। अब आपने एक आंकड़ा दिया कि लगभग जो है 23,000 लोग जो है होमलेस हैं, ठीक है जी। इट्स टीम ऑफ वॉलंटियर वुड स्टार्ट मीटिंग एंड इन्फॉर्मिंग द होमलेस अबाउट द अपकमिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारे शहर के अंदर लगभग 23,000 होमलेस पर्सन हैं, जिसके बारे में टीम हमारी जो है इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्म करना स्टार्ट करेगी। ऑफ द 3,500 होमलेस सर्वेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और संस्था ने जो सर्वे किया उसके हिसाब से 3,500 जो होमलेस पर्सन हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40% हैव शोन इंटरेस्ट इन द नाइट शेल्टर फैसिलिटी, और उनमें से जो है लगभग 40% लोगों ने नाइट शेल्टर फैसिलिटी के लिए अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनकी मजबूरी हो जाती है सड़क पर सोना, क्योंकि वहां पर उनकी रेडी रखी हुई है, वो अपनी रेडी की रखवाली भी कर रहे हैं, इसलिए वो रोड पर सो गए। तो आप उनके लिए शेल्टर होम खोल दीजिए, नहीं जाएंगे वो आपके शेल्टर होम में, है ना। तो कुछ लोग अपनी मजबूरी के कारण भी रोड पर जो है सोते हैं। तो ऐसे में आपका सर्वे क्या कहता है कि कितने % लोगों ने आपके इस प्रोजेक्ट को प्रेफर किया है, उसके बारे में हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इससे क्या, एक फंडिंग एजेंसी के पास एक मैसेज पहुंच गया दैट यू आर वर्किंग विद ए प्री डिफाइंड और जो है एक्सेलरेटेड प्रोजेक्ट। आप एक पहले से डिफाइंड और एक्सेलरेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक मन में ख्याल आया और आपने कुछ भी प्रपोजल लिख दिया, यानी कि आप पहले से इस पे होमवर्क कर चुके हैं। अब हमने ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमारे पास एचआर स्टाफ कौन कौन सा होना चाहिए। तो हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजर हमें चाहिए, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, जैसे हमने कल के प्रपोजल में लिखना सिखाया था आपको, है ना। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी क्या होती है, फिर हमने बताया था एक टीचर की ड्यूटी क्या होती है ना। तो वैसे ही हमें इन सारी चीजों को जो है यहाँ पर प्री डिफाइन कर देना है कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज जो रहता है उसकी ड्यूटी क्या रहेगी, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी क्या रहेगी, फिर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स की हमारी ड्यूटी क्या रहेगी, है ना। वॉलंटियर का काम क्या रहेगा, लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको प्रेफर करना, यहाँ पर लेकर आना, है ना, या जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करना, या फिर मान लीजिए उसमें से कोई किसी को इलाज उपचार के लिए भेजना, तो वीसीटीसी यानी कि जो हमने यहाँ पर जो है पढ़ा था, वॉलंटरी काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग टेस्टिंग सेंटर, हमें वीसीटीसी में भेजना है उसको, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में भेजना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजना है ना, या उनकी जो लॉकर्स में उनके बिलोंगिंग्स हैं उनकी रखवाली या उनके सामान को रखना, तो वॉलंटियर्स की ये ड्यूटीज हो जाएंगी। फिर आपके डॉक्टर की ड्यूटी क्या रहेगी, डॉक्टर की ड्यूटी रहेगी मंथ जो है वीकली वो 2 विजिट देगा, है ना। और जो लोग वहां पर हैं उनके जो है उनको एग्जामिन करेगा, अगर उसमें से कोई व्यक्ति सफर पाया जाता है किसी भी इस प्रकार के डिजीज से, जैसे HIV एड्स या कोई ऐसा रोग जो छूत वाला रोग है, जिसे हम इसे कहते हैं छूत वाले रोग, है ना। छूत रोगों से अगर कोई ग्रसित है तो उसको वो उसी हिसाब से उसको रेफर कर देगा। चलिए जी, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एक नर्स की। डॉक्टर के साथ एक नर्स ऑब्वियसली आएगी, उसका काम क्या रहेगा, मरीजों को डॉक्टर की हेल्प करना, जब वो मरीजों को जो है देख रहे हों या मरीजों का इलाज कर रहे हों। देन आफ्टर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एक हेल्पर की। हेल्पर क्या काम करेगा, एक हेल्पर की क्या ड्यूटी रहेगी, वहां पर कितने लोग वहां पर आ रहे हैं उनको सामान पकड़ाना। मान लीजिए जिसने एडमिशन लिया, भाई मुझे आज शेल्टर होम में रुकना है, तो जाहिर सी बात है आपका जो हेल्पर है वही तो उसको रजाई गद्दा जो भी उसको जरूरत है वो पकड़ाएगा, है ना। आप उसको बिछा हुआ तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो गंदा रहेगा, है ना। तो स्टॉक जो रहता है उसकी बिलोंगिंग्स के पास ड्यूटी रहेगी। जो व्यक्ति वहां ठहरा हुआ उसका कोई सामान आपने रखा है, उसकी जिम्मेवारी या उसको ले जाने रख रखाव में उसकी हेल्प करना, यह उस हेल्पर का काम है। डेली रजिस्टर को मेंटेन करना, है ना, कितने लोग वहां पर ठहर रहे हैं, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेवारी किसकी रहेगी, उस हेल्पर की, उसको मेंटेन करने की। ठीक है जी। स्वीपर झाड़ू वाले की हमें जरूरत पड़ेगी, जो वहां पर साफ सफाई करेगा। हमें एक कुक की जरूरत पड़ेगी जो वहां पर जो है खाना पकाएगा, है ना। ये सारी चीजें हमने दे दी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे हमारे, फिर
लोगों को आश्रय प्रदान करना, कॉमन सा एक आ जाता है। टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू होमलेस पीपल, नीडी पर्सन्स हु कैन नॉट अफोर्ड इट अदरवाइज, टू प्रोटेक्ट द होमलेस फ्रॉम इनक्लेमेंट वेदर इन विंटर्स एंड रेनी सीजन, यानी कि जो होमलेस लोग हैं उनको बरसाती या ठंड के मौसम में जो है इस प्रकार के जो है मौसम से बचाना, ठीक है। टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक जो है सुरक्षा प्रदान करना है, एंड ए सेंस ऑफ यूनिटी, और एक जो है यूनिटी की भावना, एकता की भावना उनके बीच में कायम करना है ना, क्योंकि जब वो लोग एक साथ रहेंगे तो बेघर बेघर कहते हैं ना, गरीब एक गरीब दूसरे का जो है हिमायती होता है। तो ऐसे में जब जो है बेघर लोग मिलेंगे तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी आएगी। फिर बात करते हैं एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से लगभग कितने लोग बेनिफिशरी होंगे, तो आपने उसका एक आंकड़ा दे दिया, लगभग 70 से 100 लोग जो है डेली यहाँ पर नाइट शेल्टर में रुकेंगे, तो इतने लोगों को यहाँ पर बेनिफिट पहुंचेगा। अब आपकी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, वॉलेंटियर्स एंड हेल्पर्स। नया व्यक्ति कौन जुड़ गया है, नए व्यक्ति कौन जुड़े हैं? सर मैं वो मानव सेवा महिला सम्मान समिति सर से। होमवर्क कहाँ है आपका? नहीं सर, जैसा मैंने बताया था अभी सर, रिलेटिव के घर पे हूँ मैं, आए थे सर एग्जाम कोई बात देने नहीं तो सर, तो आज की क्लास को ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये कोई टाइम नहीं है सर जुड़ने का। आप अपनी इच्छा से कभी भी जुड़ जाएंगे, ये ऐसा अलाउ नहीं है। चलिए जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? मुझे कोई भी साथी इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। यस स्क्रीन शेयर सर, हो रही है हो आपके रही साथ? है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी क्या कहेगी? पहले हम स्टाफ रिक्रूट करेंगे, वॉलंटियर्स को रिक्रूट करेंगे, हेल्पर, कुक और स्वीपर को हम जो है रिक्रूट करेंगे। फर्नीचर परचेज करेंगे, ठीक है, जो भी मैट्रेस वगैरह, बेडशीट, पिलो वगैरह ये सब खरीदनी है, किचन का सामान लेना है, ठीक है जी। उसके बाद हम होमलेस या जो पर्सन्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई किया है उनको लाइट सेंटर के बारे में बताएंगे, उनके साथ मीटिंग अरेंज करेंगे। उसके बाद उनको फैसिलिटीज देना स्टार्ट करेंगे, वीकली डॉक्टर की विजिट करवाएंगे, और जो भी इस प्रकार के पेशेंट्स या इस प्रकार के जो लोग निकलेंगे अल्कोहल एडिक्ट या HIV से संबंधित या किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग, जो उनको हम उनको रेफर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी रहेगी। अब प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कौन करेगा, कैसे करेगा? आज भी एक सवाल आया था, हमसे पूछा था फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन ने कि 1 मिनट लाइन पर रुकिएगा सभी।
Sir, your voice is not coming. हेलो Yeah, okay, sir. मैम, वॉइस कब से नहीं आ रही है? कोई भी साथी मुझे बताएगा वॉइस कहाँ से नहीं आ रही थी? Sir, from the monitoring. मॉनिटरिंग, ओके। मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर हमने बता दिया कि भाई एक्टिविटीज जो हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर जो है डायरेक्टर के द्वारा मॉनिटर की जाएंगी। रिव्यू मीटिंग्स वगैरह जो रहेंगी, आपकी मंथली जो रिव्यू मीटिंग्स रहती हैं उनके माध्यम से जो है डायरेक्टर उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है एक ये जो लाइन है ये आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिएगा, जब भी आप मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इस लाइन को जरूर अपने उसमें ऐड कर दीजिएगा, that the external monitoring may be carried out by the funding agency at such intervals as it chooses and at its own convenience। है ना, कि एक्सटर्नल मॉनिटरिंग भी जो है अगर फंडिंग एजेंसी चाहे तो अपनी ओर से कर सकती है उसकी सुविधा के अनुसार। ये लाइन आप जरूर ऐड कीजिएगा। अगर इस प्रोजेक्ट के मिडवे यानी कि बीच में संचालन करने के बाद, शुरू होने के बाद किसी प्रकार का कोई भी चेंज अगर आता है तो उसको फंडिंग एजेंसी के प्री अप्रूवल के साथ उसको लागू कर दिया जाएगा, अगर वो अनिवार्य है तो, है ना। तो इस टाइप की आप जो है मॉनिटरिंग से संबंधित जो है अपने ये जब लाइन लिखते हैं, अपना कोई भी कॉलम बनाते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग आपने कैसे कैसे तय की है, ठीक है, उसमें ये लाइन मेरा सजेशन है कि इसको जरूर ऐड किया कीजिएगा। ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करते हैं। हालांकि पूरे साल प्रोजेक्ट चलेगा, लेकिन हम संस्था को, हम फंडिंग एजेंसी को जो है 1 साल का जो है अपना हम बजट दे रहे हैं। फिर बात आती है बजट लिखने की। अब आते हैं बजट के ऊपर। बजट के अंदर हमें करना क्या है, सेम हमें अपना बजट प्रोवाइड करना है। ठीक है जी। जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, जो भी हम एक्सपेंस दे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं हम यहाँ पर। पहले हम ले लेते हैं 2-3 कॉलम। ये हमारा हो गया सीरियल नंबर के लिए, ये हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए जी, यहाँ पर हमने कर दिया सीरियल नंबर। यहाँ पर हमने अपना डाल दिया पर्टिकुलर्स, और यहाँ हमने डाल दिया इस पे अमाउंट। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको हम एनलिस्ट कर देंगे। हमें एक जो है एक टेलीविज़न लगाना था अंदर, है ना। देन आफ्टर एक जो है हमें मोबाइल फ़ोन की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति रहेगा उसको मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता रहेगी। फर्नीचर फिक्चर्स, उसके बाद किचन, यूटेंसिल्स रहेगा, और फर्नीचर फिक्चर्स। ठीक है। फर्नीचर फिक्चर्स में हमने जो है बेड, गद्दे, रजाई सब चीज़ें डाल दी। उसका क्या क्या खर्चा आपका आएगा वो खर्चा आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है जी। देन आफ्टर बात करते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस की। आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या क्या रहेंगे? अब रिकरिंग एक्सपेंसेस हमें डालने हैं तो हम इसमें क्या क्या डालेंगे? जैसे हमारी जो है स्टाफ की सैलरी हो गई, है ना। तो जैसे आज प्रपोजल में पूछा गया था कि भाई आप जो है अपने एचआर की जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग देने हैं, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉलम डाल देंगे अपना किसका, सैलरीज का। कई बार जो है एचआर की डिटेल्स अलग मांगी जाती हैं एचआर कॉलम की, तो यहाँ पर आपका सैलरी रहेगा। ठीक है जी। मैं इसको जैसे हमारा एक तो हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर, सेकंड पे चलते हैं एडमिन इंचार्ज। फिर हमें चाहिए 2 वॉलंटियर। फिर हमें चाहिए एक कुक। फिर हमें चाहिए एक हेल्पर।
अभी हमने बात की थी ना, इंसर्ट बिलो। कुक के बाद हमें चाहिए हेल्पर्स, फिर हमें चाहिए एक स्वीपर, साफ सफाई वाला, हमें फिर चाहिए एक डॉक्टर, और हमने बताया था कि डॉक्टर के साथ एक नर्स भी रहेगी, है ना। तो हमने यहाँ पर उनके लिए भी कॉलम निकाल दिया, नर्स। यहाँ पर जो भी हम उनको सैलरी दे रहे हैं XYZ, वो हमें डालनी है और उसका यहाँ पर टोटल कर देना है। यानी कि यहाँ पर हमारा जैसे है प्रोजेक्ट मैनेजर का है 12,000 रुपये महीना, ठीक है जी, पर मंथ इंटू 12, है ना। यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको जो है अपनी जो है बजट शीट तैयार कर लेनी है, ठीक है जी। इसके अलावा फिर एक्सपेंसेस रह जाएंगे आपके, क्या, जैसे लोगों की दवाइयाँ हैं, उनका खाने का खर्चा है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गई आपकी, और कुछ अन्य खर्चे हो जाते हैं। तो वो आप इसमें जो है एक तीसरी जो है फिर से आप वो डाल देंगे, ठीक है जी। और एक तीसरा चार्ट लेकर उसमें वो खर्चे आप जो है इंडिकेट कर देंगे। यहाँ पर आप जो है एक अपना टेबल अलग से फिर डाल सकते हैं, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रिसिटी, आपकी जो है वाटर, आपका जो डेली एक्सपेंस है, डेली एक्सपेंस आप समझते हैं कि भाई खाना बनेगा अगर रोज का, है ना, तो वो जो फूड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, महीने में एक सिलेंडर भी लगेगा आपका। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जो जरूरत की हैं, उस चीज को आप वहां पर इंडिकेट कर देंगे, इसका बजट आप लोग रेडी कर देंगे। अब बात आ गई बजट की, बजट रेडी हो गया, उसमें हमने अपना कंट्रीब्यूशन बता दिया, भाई हमारी संस्था क्या कंट्रीब्यूट कर रही है या हम कितना अपनी जेब से लगा रहे हैं, है ना। वो सारी चीज डालने के बाद आपकी आपका आ जाएगा ऑन कंट्रीब्यूशन, संस्था कितना क्या अपना लगा रही है, कितना संस्था से हमें जो है उस एजेंसी से चाहिए, ठीक है। और साथ साथ पब्लिसिटी टू द फंडिंग एजेंसी, ये कॉलम देना मत भूलिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ऑफ द फंडिंग एजेंसी। तो वहां पर आप क्या मेंशन करेंगे, भाई अंदर जो है एक डिस्प्ले लगाएंगे हम कि भाई ये रन एंड डेवलप बाय जो है फलानी फंडिंग एजेंसी के द्वारा रन एंड डेवलप किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी टाइमलाइन की, किस दौर में कौन सा काम खत्म होगा। तो उसके लिए जायज सी बात है, हम अपना चार्ट ग्राफ डिजाइन करते हैं। ग्राफ के लिए फिर आते हैं 10, मैंने यहाँ पर जो है कुछ कॉलम्स ले लिए हैं मेरे पास, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देता हूँ पहले। अपने टेबल को हम व्यवस्थित कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम मंथली अपनी रिपोर्ट डालेंगे। हमें इस साइड में 2 कॉलम चाहिए, ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। चलिए जी, अब हमारे पास आ गया महीना फर्स्ट मंथ, है ना। उसके बाद सेकंड मंथ में क्या रहेगा, ऐसे ही थर्ड मंथ में क्या रहेगा, फोर्थ में क्या रहेगा, फिफ्थ में क्या रहेगा, सिक्स्थ में क्या रहेगा, सेवंथ मंथ में कौन सी एक्टिविटी होगी आपकी,
8th का, 9th का, 10th का, 11th मंथ हो गया आपका, और एक हमें कॉलम और चाहिए साइड में, तो हम इसको फिर से कर लेते हैं, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, और यहाँ पर हमने कर दिया अपना 12th मंथ का। तो हमने इस प्रकार से जो है कॉलम डिजाइन कर लिए। यहाँ पर हम डाल देंगे एक्टिविटी। अब एक्टिविटी कौन सी डालेंगे, हमारी एक यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी है, स्टाफ रिक्रूटमेंट, फर्नीचर, स्टाफ रिक्रूटमेंट, मार्केटिंग फॉर। तो यहाँ से हम स्टार्ट हो जाएंगे, स्टाफ रिक्रूटमेंट, उसके बाद आ जाएगा आपका मार्केटिंग, मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग का मतलब तो प्रचार करना भी हो गया, वही कर देते हैं हम वापस, परचेजिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। इसके बाद क्या था हमारे पास, मीटिंग विद द होमलेस। देखिए यहाँ पर है हमारे पास मीटिंग विद द होमलेस, उसके बाद सुविधाएं स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। मीटिंग विद होमलेस, उनको हम बताएंगे जाकर भाई वहाँ हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है ना। अब आ जाएगा आपका स्टार्ट अवेलिंग सर्विसेज, उसके बाद आ जाएगा आपका वीकली विजिट, वीकली विजिट के बाद आपकी जो है रेफरिंग ऑफ पेशेंट्स। तो इस प्रकार से हमें अपनी ये सारी चीजें जो है यहाँ पर डाल देनी है कि हम कैसे कैसे जो है ये सारी वर्किंग्स अपनी करेंगे। तो फर्स्ट मंथ में आपका क्या रहेगा, स्टाफ की रिक्रूटमेंट रहेगी, हमने क्या किया, शेडिंग कर दी इसकी। चलिए जी, फर्नीचर फिक्चर्स भी हम जो है पहले महीने में लेके आ जाएंगे। चलिए जी, इनके साथ मीटिंग करनी है, वो भी हमने जो है फर्स्ट मंथ में कर ली। अब सेकंड मंथ मीटिंग तो हम लगातार करेंगे इनके साथ, बताया गया है ऑलरेडी, है ना। यहाँ हम मीटिंग के दायरे को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद मीटिंग के बाद हमें इसको सर्विस प्रोवाइड करनी थी, है ना। तो मीटिंग के बाद स्टार्ट एविलिंग सर्विसेज, इसको आप साथ में कर सकते हैं, है ना। वीकली विजिट भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी जैसे हम सर्विस स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ ही रेफरेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें यहीं से जो है कॉलम कॉमन चल सकती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये जो टेबल भी जो है ड्राफ्ट हो गई। ये छोटा सा वर्किंग, बड़ा ही इजी वे में आप अपना जो है प्रपोजल लिख सकते हैं। बस इसको अब जो है अपने हिसाब से आप इसको डिजाइनिंग कर दीजिए, साइड में बाउंड्रीज वगैरह जो भी डालना है व्हाटएवर, ठीक है। बस मैंने आपको बताया कि बहुत इजी हो जाता है कि जब आप अपना प्रपोजल किसी को देते हैं तो बहुत इजी है उसके बारे में लिखना, सिर्फ बशर्ते आपने होमवर्क किया हो। अगर आपने होमवर्क कर रहा है फिर कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आई थिंक सो आज की चीज आपको समझ में आ गई होगी। सभी को क्लियर समझ में आ गया भाई? यस सर। चलिए जी, यहाँ पर हमारी जो है बजट वगैरह सब हम रेडी कर चुके हैं, और उसमें उठा के हमने अपना जो है मैप भी दे दिया। तो ये बड़ा इजी प्रोसेस है, स्टार्ट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी आपको दी जा रही है, मैंने आपको बताया ना कि जब तक आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं करेंगे, किसी भी चीज को फील करना, अगर आप वाकई में उस काम को करेंगे तो क्या क्या आपके सामने दिक्कतें आने वाली हैं, किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, जब तक आप उसको लाइव नहीं फील करेंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे उसके बारे में। इन चीजों को लिखना सीखिए, रेफरेंस डालना सीखिए कि आप किस संस्था के साथ एफिलिएशन ले रहे हैं, इनको साथ में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये बहुत जरूरी होती है, ये आपकी एक तरीके से ना एक गारंटी तय हो जाती है।
कुछ चीजें आज हमने नई सीखी हैं। एक एफिलिएशन करना, दिखाना कि इसमें हमारे साथ और भी संस्थाएं इन्वॉल्व रहेंगी, और किस संस्था की जिम्मेवारी या किस संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ शुरू होती है वो तय करना। देखिए यहां पर 2 पॉइंट नहीं आए, आउटकम्स या आउटपुट्स, क्योंकि यहां हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए हमने टारगेट बेनिफिशियरी लिया हुआ है, तो यहां हम एक्सपेक्टेड आउटकम्स या एक्सपेक्टेड आउटपुट्स नहीं डालेंगे। क्लियर है? देखा जाता है कि प्रोजेक्ट आप क्या करें, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से सारी चीजें तय होती हैं आपकी। चलिए, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब अपनी अपनी लैंग्वेज में आपको एक प्रपोजल लिखना है, और आप कोशिश कीजिएगा उसमें आप दर्शा सकें कि कहां पर आप अन्य संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अन्य संस्थाओं के साथ कैसे आप एफिलिएशन में काम कर पा रहे हैं। ठीक है जी सभी को? कोई आज बोल ही नहीं रहा भाई। ओके सर, ओके सर। ओके जी। जी सर, जी। और होमवर्क अपना समय से पूरा कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत रहेंगी। ठीक है, रोज का रोज डेली होमवर्क बहुत जरूरी है सभी का। आज जो कमियां छूट गई अपने प्रपोजल में, कल सबकी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए प्लीज। आज जो कमियां छूट गई हैं वो कल पूरी हो जानी चाहिए। जी सर। ठीक है, जैसे हाँ, आपके प्रपोजल में जैसे पीछे वो नहीं बना हुआ था, क्या नाम है, मैप वगैरह नहीं था, जो पहले कॉपी आपने मुझे भेजी थी, तो ये सारी चीजें कंप्लीट करके डालिएगा आपकी बार। जी सर। और जिनका कंप्लीट है, जिनको मैंने बताया कि उनका बेस्ट बना है, वो बिल्कुल आप जो है NS फाउंडेशन को सबमिट भी कर दीजिएगा अपना, अगर आप वहां से फंडिंग चाहते हैं और आप उसके क्राइटेरिया को फॉलो अप कर पा रहे हैं तो। जिनका बेस्ट बना है वो सबमिट कर सकते हैं। ओके जी, सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। सॉरी, कल क्लास ऑफ रहेगी, कल संडे है, कल क्लास ऑफ रहेगी, कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं होगी। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा कोई भी पर्सन ध्यान से, है ना। कल की क्लास ऑफ रहेगी, कल कोई क्लास नहीं होगा, मंडे को हम क्लास लेंगे वापस। ओके जी, ओके, धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सभी को।